नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जुड़त की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के 7 क्रिएटर्स से मुलाकात की और उनसे गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। इन 7 गेमर्स में नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटणकर, पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर शामिल हैं। पीएम मोदी ने इन गेमर्स के साथ गेम्स भी खेले। गेमर्स के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट का उपयोग किया और कई खेलों में अपना हाथ भी आजमाया। पीएम मोदी ने वर्चुअल गेमर्स के साथ बातचीत के दौरान जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ भारत जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए गेम डेवलपमेंट पर भी चर्चा की। टॉप गेमर्स के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग और गैम्बलिंग के बीच अंतर पर भी चर्चा की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गेमर्स से कहा कि वे अपनी समस्याओं के बारे में उनके कार्यालय को ईमेल भेज सकते हैं। गेमर्स के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि 2047 तक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर कहा कि जलियांवाला बाग नरसंहार के सभी वीर शहीदों को देश भर के मेरे परिवारजनों की ओर से कोटि कोटि नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग नरसंहार पर एक वीडियो भी साझा किया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर अपने संदेश में कहा कि नवरात्रि में माता के भक्त आज के दिन देवी दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं। और इस समय में भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रैली कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। भाइयों बहनों, डीएमके पार्टी ने सनातन धर्म और अयोध्या में राम मंदिर का विरोध कर करोड़ों तमिलों के मन को दुख पहुंचाया है। அயோத்தியிலே ராமர் கோவிலை எழுப்பியதை கேவலமாக பேசி கோடிக்கணக்கான மக்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய மனதை காயப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள்। हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। நாம் அப்படி அல்ல, நாம் அத்தனை பேரையும் நம்மோடு இணைத்துக் கொண்டு வளர்ச்சியை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம்। मोदी जी ने देश को सुरक्षित बनाया है, मोदी जी ने देश को समृद्ध बनाया है। மோடி ஜி இந்த தேசத்தை பாதுகாப்பாகவும் வளர்ச்சி அடைந்ததாகவும் எடுத்துக்கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள்। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तीसरी बार पोन्नार को वोट देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ। भारत संसार का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। நான் உங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கின்றேன்। மோடி ஜி மூன்றாவது முறையாக பிரதமராக வருகின்ற போது நீங்கள் மூன்றாவது முறையாக பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை தேர்ந்தெடுத்து அறிவிக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் மோடி ஜி அவர்களோடு இணைந்து இந்த தேசம் மீண்டும் வளர்ச்சியடைந்ததாக மாறும் என்பதை உங்களுக்கு நான் நம்பிக்கை கொடுக்கின்றேன்। मैं तमिलनाडु में जहां पर भी जाता हूं, 400 पार का नारा लोग लगाते हैं। நான் தமிழ்நாட்டில் எங்கெல்லாம் செல்கின்றேனோ அங்கெல்லாம் மக்கள் 400 சீட்டை கடந்து பிஜேபி வரும் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்। देखो भाइयों बहनों, 400 पार जरूर करना है, मगर पोन्नार के साथ करना है। பாருங்கள் மக்களே, 400 சீட்டை நாம் கடக்க வேண்டும், அது பொன்னாரோடு சேர்ந்து இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன்। तो मुझे बताइए, पोन्नार को वोट देंगे क्या? சொல்லுங்கள், நீங்கள் பொன்னாருக்கு வாக்கு அளிப்பீர்களா என்ன? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? ராமரையுடைய பட்டனிலே நீங்கள் பட்டனை அழுத்துவீர்களா என்ன? कन्याकुमारी सहित 400 पार कराएंगे क्या? கன்னியாகுமரியோடு சேர்த்து 400 சேர்த்து வருவதற்கு உழைப்பீர்களா என்ன? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? மோடியை மூன்றாவது முறையாக பிரதமர் ஆக்குவீர்களா என்ன?
भी बहुत भारी बहुमत के साथ विजयी बनाकर संदेश भेजना है, वोट ऑन नंदिनी, वोट ऑन कमल। நம்முடைய சகோதரி நந்தினிக்கும் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்திலே வெற்றி பெற செய்து அவர்களுக்கும் தாமரை பூச்சின்றத்திலே வாக்குகளை சேகரித்து வெற்றி பெற செய்யுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் நன்றி. तो भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के दौरे पर हैं और कन्याकुमारी में इस समय रोड शो कर रहे हैं। साथ ही कमल को जिताने की अपील भी कर रहे हैं और उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने के लिए मतदाताओं से कह रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से काम किया है और आगे वो किस तरह से लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ेंगे। और आइए एक्सप्रेस 100 में हम भी पढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक से पढ़ लिखा, सभी को शानदार बैसाखी की शुभकामनाएं। यह जीवंत त्योहार जो फसल से भी जुड़ा हुआ है, सभी के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बैसाखी, विशु, विवुषा, बोहाग बिहू, पोइला, बोईशाख, वैशाखादि और पुतांडु की पूर्व संध्या पर अपनी शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले ये पर्व हमारी विविध सांस्कृतिक विरासत की जीवंत अभिव्यक्ति है। ये सभी त्योहार एकता, सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि इन उत्सवों के माध्यम से हम अपने अन्नदाता किसानों की कड़ी मेहनत का सम्मान करते हैं और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। ये त्योहार सभी के जीवन में समृद्धि व शांति का संचार करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बैसाखी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, सभी को बैसाखी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्साह और हर्षोल्लास के प्रतीक इस पर्व पर मैं सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जलियांवाला बाग के शहीदों को नमन किया। अमित शाह ने कहा, देश के स्वाधीनता आंदोलन में अमूल्य योगदान देने वाले जलियांवाला बाग के वीर बलिदानियों को कोटि कोटि वंदन। अब की बार 400 पार के नारे के साथ ही पूरे देश भर में बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के अधिकांश बड़े नेता पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में प्रचार में जुटे हुए हैं। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नागालैंड के चुमुकेदिमा में जनसभा को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा चुमुकेदिमा में एग्री एक्सपो साइट पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलायंस पीडीए के उम्मीदवार डॉक्टर चुम्बेन मेरी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। एकमात्र लोकसभा सीट वाले नागालैंड राज्य में 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार धुआंधार प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रोड शो कर रहे हैं। कन्याकुमारी लोकसभा क्षेत्र में अमित शाह पी राधाकृष्णन के समर्थन में जनता से वोट मांग रहे हैं। अपने तमिलनाडु दौरे के बाद अमित शाह राजस्थान में चुनाव प्रचार करेंगे। यहां अमित शाह अलवर के हरसौली में शाम 4 बजे एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके बाद अमित शाह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा के समर्थन में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ में प्रचार करेंगे। राजनाथ सिंह की पहली जनसभा बस्तर में होगी। छत्तीसगढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की दूसरी जनसभा बालोद में होगी। बालोद से भोजराज नाग भाजपा के प्रत्याशी हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार को तेज करने में जुट गई है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर और बिजनौर में चुनावी हुंकार भरेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में सरकार ने देश का बहुत विकास किया है। पूरे देश में भाजपा की हवा चल रही है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी नेतृत्व तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र का नाम देते हुए मतदाताओं को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी। तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में शामिल सभी 24 मुद्दों को 2024 में पूरा करने का जनता को प्रण दिया। तेजस्वी यादव ने युवाओं के लिए अलग से एक आयोग बनाने का वादा किया और साथ ही 1 करोड़ रोजगार देने की बात भी कही। घर के बजट को ध्यान में रखते हुए आरजेडी ने 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की।
राजद के घोषणा पत्र पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद के परिवार ने ये नहीं बताया कि वे 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितनी लेंगे। एनडीए में शामिल एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा है कि अगर वह 1 करोड़ जॉब दे सकते तो बिहार में सबसे अधिक समय तक वह शासन में रहे। आज उन्हें इस प्रकार की घोषणाओं की जरूरत ही नहीं होती। चुनाव से पहले आरजेडी इस प्रकार की घोषणाएं करती रहती है। उत्तराखंड में चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के महासचिव और उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम भी उत्तराखंड दौरे पर हैं। दुष्यंत गौतम ने उत्तराखंड में भाजपा के हर सीट पर कम से कम 5 लाख वोट से जीत का दावा किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के एक बड़े षड्यंत्र को विफल करते हुए उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में गंगबूक के जंगल में एक आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य साजो सामान बरामद किए हैं। इस अभियान के बारे में बीएसएफ प्रवक्ता ने बताया कि आतंकियों की गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत के 40 साल पूरे होने के मौके पर एक वीडियो जारी किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने ये नहीं लगना चाहिए उन्हें कि हम इस लाइन के उस पार हैं तो कोई हमें छुएगा नहीं। विदेश मंत्री ने कहा कि मुंबई हमले के बाद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसे ऐसा महसूस हुआ हो कि हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। भारत सरकार ने ईरान और इजरायल को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद स्थिति को देखते हुए सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे अगली सूचना तक ईरान या इजरायल की यात्रा न करें। इसके साथ साथ जो लोग इजरायल या ईरान में रह रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वे भारतीय दूतावासों से संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। पुलिस ने हेट स्पीच मामले में उनके खिलाफ 2 अलग-अलग थानों में 2 शिकायतें दर्ज की है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में 230 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत और कोंकण मार्ग पर ट्रेनों की बढ़ती मांग के साथ मध्य रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई और थीवी के बीच 32 अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन सेवाएं चलाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राहुल गांधी पर बोला हमला और कहा कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का बंटाधार ही होता है। बैसाखी पंजाब समेत उत्तर भारत के कई शहरों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। वहीं दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची। श्रद्धालुओं ने अरदास कर माथा टेका। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में आज बैसाखी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमृतसर के श्री हरमिंदर साहिब में डुबकी लगाने के लिए उमड़े। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में बैसाखी के अवसर पर नाका हिंडोला गुरुद्वारे में माथा टेका। रोंगाली बिहू के पहले दिन गोरु बिहू आज पूरे असम में मनाया जा रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में डोर टू डोर प्रचार किया। चाय बागान मालिकों के संगठन भारतीय चाय संघ ने चाय बोर्ड से लंबित सब्सिडी जारी करने की मांग की है। भारतीय चाय संघ ने विभिन्न उद्यानों में शुरू की गई विकासात्मक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सब्सिडी को जरूरी बातें बताते हुए जल्द से जल्द इस विषय पर विचार करने की गुहार लगाई है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कचरा प्रबंधन परियोजना को लागू करने के लिए VEXL एनवायरन प्रोजेक्ट्स के साथ एक समझौते पर करार किया है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आने से मार्च के महीने में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5 महीने के निचले स्तर 4.85% पर आ गई। भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए द्वार क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंशियल सर्विसेज समेत 2 आवेदकों की अर्जी खारिज कर दी है। ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के विमान के तकनीकी कर्मचारियों के संगठन ने वेतन संशोधन और पदोन्नति समेत अपनी शिकायतों पर समझौता होने के बाद हड़ताल के आह्वान को वापस ले लिया है। पिछले 3 वर्षों में आंकड़े चोरी करने वाले मेलवेयर से प्रभावित उपकरणों की संख्या 6 गुना से अधिक बढ़ गई है। कैस्पर्स की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक डेटा चोरी करने वाले मेलवेयर से प्रभावित व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट उपकरणों की संख्या 2023 में बढ़कर 1 करोड़ हो गई। फरवरी 2024 के दौरान देश का औद्योगिक उत्पादन में 5.7% की वृद्धि दर्ज की गई।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2024 में खनन उत्पादन 8% बढ़ा, जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 4.8% बढ़ा था। देश में प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में इस साल फरवरी में 5.9% की वृद्धि दर्ज की गई, जो एक साल पहले 7% रही थी। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश में लगभग 3 करोड़ 10 लाख नए जनधन खाते खोले गए। एयर इंडिया ने दुनिया भर में अपने ग्राहकों को सहायता प्रदान करने के लिए काहिरा और कुआलालंपुर सहित 5 स्थान पर नए संपर्क केंद्र खोले हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री में 8.4% वृद्धि दर्ज की गई। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल ने 18,000 करोड़ रुपए तक के इक्विटी शेयरों के एफपीओ को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के दौरान देश भर में काले समुदाय के प्रगति के लिए किए गए विकास कार्यों पर जिक्र किया। अमेरिका के यात्रा पर पहुंचे जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने उत्तरी कैरोलिना में टोयोटा और होंडा के प्रोडक्शन यूनिट का दौरा किया। अपने दौरे के क्रम में फुमियो किशिदा ने होंडा एयरक्राफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित होंडा जेट का जायजा लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम ने गजा के खान यूनिस क्षेत्र का दौरा कर वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं का मूल्यांकन किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गजा में प्रभावित क्षेत्रों के दौरा करने के बाद वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था पर चिंता जताई है। गजा में एक आवासीय इमारत पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 29 लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इजरायल द्वारा गजा में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 कर्मियों की हत्या पर चिंता जाहिर की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल पर ईरानी हमले की आशंका जाहिर की है, हालांकि उन्होंने इजरायल को हर संभव मदद देने की भी बात कही है। इजरायल पर ईरानी हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित कई अन्य देशों ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नए यात्रा दिशा निर्देश जारी किए हैं। बर्लिन में आयोजित 3 दिवसीय फिलिस्तीन कांग्रेस 2024 को स्थानीय पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में बंद करा दिया। अर्जेंटीना की सर्वोच्च आपराधिक अदालत ने वर्ष 1994 ब्यूनस के यहूदी समुदाय केंद्र पर हुए घातक हमले के लिए ईरान को दोषी ठहराया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान इस हमले को देश के इतिहास में सबसे घातक हमला करार दिया। अमेरिका के टेक्सास में सुरक्षा विभाग की इमारत से एक ट्रक की टकरा जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तुर्की के अंताल्या में एक केबल कार दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। तुर्की में हुए इस केबल कार दुर्घटना के बाद 24 केबिन हवा में लटक गए। हादसे के बाद बचाव दलों ने एक विशेष अभियान चलाकर मुसीबत में फंसे लोगों को बाहर निकाला। यूक्रेन के साथ जारी झड़प के बीच रूस ने एक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल परीक्षण से जुड़े हुए कई रोचक तस्वीरों को साझा करते हुए इस बात की आधिकारिक जानकारी दी। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की टीम आमने सामने होंगी। यह मुकाबला पंजाब के मुलापुर में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में राजस्थान रॉयल्स का सफर शानदार रहा है। अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज राजस्थान ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिसमें से उसे 4 में जीत मिली है। वहीं पंजाब किंग्स अब तक खेले गए 5 मैचों में से 2 ही जीत पाई है। आज होने वाले मैच में पंजाब किंग्स की कोशिश अपने घरेलू मैदान पर जीत दर्ज करने की होगी। वहीं शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 167 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 18 ओवर 1 गेंद में 4 विकेट गंवाकर 170 रन बनाए और इस सीजन की दूसरी जीत हासिल की। दिल्ली के लिए जैक फ्रेजर मैकगर्क ने अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि ऋषभ पंत 41 रन बनाकर आउट हो गए। लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज मयंक यादव पूरी तरह फिट न होने के कारण कुछ समय के लिए मैदान से दूर रहेंगे। मयंक यादव को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में फिटनेस संबंधी परेशानी हुई थी। विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय दल के शेफ डे मिशन के कार्यभार से हटने का फैसला किया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने उनके फैसले का सम्मान करते हुए इसे स्वीकार कर लिया है।
भारत के कुछ दिग्गज तीरंदाज नए संसद भवन को देखने पहुंचे। प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने वाले इन तीरंदाजों ने यह यात्रा बेहद खास बताई। आरआरआर और मगधीरा जैसे फिल्मों से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले रामचरण को बहुत जल्द डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अजय देवगन की फिल्म शैतान बहुत जल्द ओटीटी पर प्रसारित होने जा रही है। फिल्म को 3 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाएगा। केरल फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ विवाद के बाद पीवीआर आइनॉक्स ने देश भर में मलयालम फिल्मों की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। शादी के महज 3 महीने के अंदर ही गोल्डन बैचलर जोड़े के नाम से मशहूर गेरी टर्नर और थेरेसा निस्ट ने एक दूसरे के तलाक लेने का फैसला किया है। पुष्पा 2 ने रिलीज से पहले ही जवान, आरआरआर सहित कई फिल्मों के रिकॉर्ड को धराशाही कर दिया है। दरअसल इस फिल्म के केवल संगीत अधिकार ही 65 करोड़ रुपए में बिके हैं। अपनी अदाकारी और लेखन से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले सतीश कौशिक का आज 67वीं जयंती है। अपने करियर में सतीश ने कई यादगार भूमिकाएं निभाई और कई शानदार फिल्मों का निर्देशन भी किया। अनुष्का सेन स्टारर वेब सीरीज दिल दोस्ती डिलेमा 25 अप्रैल से दुनिया भर में ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। सिल्वर स्क्रीन के जाने माने अभिनेता सयाजी शिंदे को सीने में तेज दर्द के बाद एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। हाल ही में सयाजी शिंदे एंजियोप्लास्टी कराई थी। दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली फिल्म इंटरस्टेलर को इसकी 10वीं सालगिरह पर फिर से रिलीज किया जाएगा। इंटरस्टेलर 27 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होगी। लावारिस शवों के संवेदनशील विषय को दर्शकों के सामने बेहतरीन ढंग से पेश करती फिल्म लवास्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है। फिल्म को दुनिया भर के प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में सराहना की जा चुकी है। नितेश तिवारी की आगामी फिल्म रामायण में साउथ स्टार यश अब बतौर निर्माता के रूप में भी जुड़ गए हैं। यश इस फिल्म में पहले से ही एक्टर रूप में जुड़े हुए हैं। रिलीज के पहले दिन शानदार प्रदर्शन करने के बाद दूसरे वाली मैदान का दूसरे दिन सिल्वर स्क्रीन पर औसत प्रदर्शन रहा। दूसरे दिन फिल्म ने महज 1.87 करोड़ का कारोबार किया। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।